बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद असद अली है और आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बिजनेस लॉ का ये सेकंड लेक्चर है हमारा। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि क्लासिफिकेशन का मतलब टाइप्स बिल्कुल नहीं होता। उसकी वजह यह है कि टाइप से मुराद होता है कि इसकी अक़साम कितनी है। क्लासिफिकेशन किसी न किसी बेस पर की जा सकती है। मिसाल के तौर पर हमने इंसान की भी क्लासिफिकेशन की होती है, उसकी एज की बेसिस पर हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये लड़का है, ये जवान है, ये बूढ़ा है। जेंडर के हिसाब से भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ये मेल्स हैं, ये फीमेल्स हैं। इसी तरह और कलर की बेसिस पर हम कर सकते हैं, नेशनैलिटी की बेसिस पर कर सकते हैं। तो किसी भी बेस पर अगर हम किसी चीज़ को अलहदा कर दें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से, तो उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट को भी क्लासिफाई किया जाता है, लेकिन एक बात याद रहे कि ज़रूरी नहीं है कि क्लासिफिकेशन में अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का किसी एक क्लासिफिकेशन के सब ग्रुप से ताल्लुक़ है तो उसका किसी और से नहीं होगा। यानी वही मिसाल देता हूँ कि मैंने जो पहले एग्जांपल दी, इंसान की जो क्लासिफिकेशन होती है, तो अगर कोई लड़का है तो उसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि मेल या फीमेल में से उसका ग्रुप में से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, उसमें से भी किसी न किसी से उसका ताल्लुक़ ज़रूर होगा। तो लिहाजा क्लासिफिकेशन को हम स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन की हमारी जो सबसे पहली बेस है दैट इज अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, यानी कॉन्ट्रैक्ट बनता किस तरह है। तो इस फॉर्मेशन के लिहाज से सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं सड़क पर कहीं जाता हूँ और वहाँ पर किसी एक जादूगर को देखता हूँ कि वो जादूगर जादू से अपनी टोपी से एक टेडी बियर निकालता है। तो वो टेडी बियर मुझे बहुत पसंद आता है। वो मुझे ऑफर करता है कि अगर आप चाहें तो मैं इसे 1000 का आपको सेल कर सकता हूँ। तो मैं उसके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करता हूँ, उसे 1000 रुपीज़ पे करता हूँ और टेडी बियर खरीद कर घर आ जाता हूँ। याद रहे ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ ओरल कॉन्ट्रैक्ट था, इसमें किसी किस्म की रिटन चीज़ मौजूद नहीं थी। लेकिन आप साइड पर दे सकते हैं कि अगर हमारे दरमियान कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है इस बारे में, यानी लिखा हुआ मौजूद हो हमारे पास एक प्रूफ के तौर पर, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटन हो, इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को कहा जाता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स की डेफिनेशन हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है कि अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड बाय वर्ड्स वर्बली और इन राइटिंग, चाहे बोलकर या लिखकर किया जाए, तो उसे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। इसी के बाद एक दूसरी मिसाल आपको मैं देता हूं कि जरूरी नहीं है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट बोलकर या लिखकर किए जाएं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट अमल से भी किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मैं किसी ट्रैफिक सिग्नल में जैसे ही आकर रुकता हूं तो एक शख्स आता है और मेरी गाड़ी के शीशे साफ करने लग जाता है और मैं उसे कुछ मना नहीं करता, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने मुझे अमल से ऑफर किया है कि वो मेरी गाड़ी का शीशा साफ करना चाहता है, जिसके बदले में मुझे उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। दूसरी एग्जाम्पल भी हो सकती है कि मैं रेलवे स्टेशन पर जाता हूँ और एक कूली आता है और मेरा सामान उठा लेता है। तो ऐसी सूरत में जो कूली ने ऑफर मुझे बोलकर कुछ नहीं किया, और अगर उसने मेरा सामान उठाया है और मैं उसे मना नहीं करता हूँ तो इसका मतलब उसकी ऑफर को भी मैंने एक्सेप्ट किया है। तो जब वो कूली मेरी डेस्टिनेशन पर मुझे पहुँचा देगा तो मैं उसे रकम अदा करने का पाबंद रहूँगा। और भी इसकी काफ़ी एग्जाम्पल हो सकती हैं कि मैं सड़क पर मौजूद था और कोई शख्स जो है, कोई लड़का जो है मेरे शूज़ पॉलिश करने लग जाता है बगैर मुझसे पूछे, और अगर मैं उसे मना नहीं करता हूँ तो इसका मतलब मैंने उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बोल कर या लिख कर ना किया जाए बल्कि अमल से हो जाए, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड बाय कंडक्ट ऑफ अ पर्सन और द सर्कमस्टेंसेस, यानी अमल से या हालात के तहत कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो अब तक हमने दो क्लासिफिकेशन पढ़ ली। पहली थी एक्सप्रेस, जो कि बोलकर या लिखकर की जाए। दूसरी क्लासिफिकेशन थी इम्प्लाइड, जो कि अमल से की जाती है। लेकिन इन दोनों एग्जाम्पल्स में, ये दोनों क्लासिफिकेशन में ऑफर और एक्सेप्टेंस जरूर थी। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी होते हैं जिनमें ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं होती, हालात के तहत वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसे कहीं से, कोई मजदूर है, उसे कहीं से एक रिंग मिल जाती है सोने की काम करते वक्त, तो अब वो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स कहलाएगा। तो ऐसी सूरत में उसके दरमियान और उसके मालिक के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि वो पाबंद है कानूनी तौर पर कि उसके मालिक को तलाश करेगा और उसे ये वापस करेगा। तो इसमें कोई ऑफर मौजूद नहीं थी, कोई एक्सेप्टेंस मौजूद नहीं थी। जिसने अपनी रिंग घुमाई थी
उसने इस मजदूर को ऑफर नहीं किया था कि मैं अपनी रिंग घुमाऊंगा, क्या आप मेरी रिंग तलाश करेंगे और मुझ तक पहुंचाएंगे, और ना इसने कोई एक्सेप्टेंस दी थी कि जी हाँ मैं उसे तलाश करूंगा और आप तक पहुंचा दूंगा। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई ऑफर नहीं थी, एक्सेप्टेंस नहीं थी, बल्कि हालात के तहत, सर्कमस्टेंसेस के तहत वो इन्फोर्सेबल हो जाए, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बिजनेस लॉ में कॉसी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। उर्दू में नीम मुआहिदा यानी कि आधा कॉन्ट्रैक्ट है। तो एन ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय लॉ, ऐसी ऑब्लिगेशन जो लॉ ने मुझ पर लगाई हो, ऐसे उसे कॉसी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सेबिलिटी। इन्फोर्सेबिलिटी का मतलब ये होता है कानूनी तौर पर काबिल नफाज ये कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। तो सबसे पहली टाइप हमारे पास है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से मुराद ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, उसके तमाम एलिमेंट्स एसेंशियल एलिमेंट्स से मुराद उसमें ऑफर है, उसमें एक्सेप्टेंस है, लीगल कंसीडरेशन है, लीगल ऑब्जेक्ट है, जो हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लॉफुल कंसीडरेशन है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज है। ये तमाम चीज़ें अगर उसमें मौजूद हों, उसके तमाम जो एसेंशियल्स मौजूद हों, कोई भी मिसिंग ना हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। दूसरा हमारे पास ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी होता है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ ना हो। मिसाल के तौर पर मैं किसी चाइल्ड से, किसी छोटे बच्चे से कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, तो छोटे बच्चे से जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाए वो वॉइड एग्रीमेंट होता है। उन्हें ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, जो ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है ही नहीं। किसी चाइल्ड से, किसी छोटे बच्चे से, नाबालिग बच्चे से मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इसके कुछ एक्सेप्शंस मौजूद हैं, वो हम उसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तीसरी टाइप जो हमारे पास आ रही है वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो पहले तो इन्फोर्सेबल होता है, लेकिन वाकयात या हालात के तहत वो बाद में इन्फोर्सेबल नहीं रहता। एक एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक शख्स है, वो किसी दूसरी फीमेल से, लेट से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो उसकी कार परचेज करेगा किसी एक सर्टेन अमाउंट पर, 1 दिन बाद या 2 दिन बाद। तो उसकी जो कार कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर है, और कुछ अरसे बाद एक बॉम्ब ब्लास्ट में वो कार मौजूद नहीं रहती, यानी कार डिलीवर करने से पहले ही वो कार तबाह व बर्बाद हो गई। तो जो सब्जेक्ट मैटर था वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो जिस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उस वक्त ये वैलिड था, लेकिन बाद में वाकयात और हालात की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ना रहा। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू में वैलिड हो, बाद में वॉइड हो जाए, या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू में इन्फोर्सेबल हो लेकिन बाद में इन्फोर्सेबल ना हो, इन्फोर्सेबल से सीज्ड हो जाए, उसे हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यानी अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल, जो इन्फोर्सेबल होने से कासिर हो जाए बाय लॉ, कानूनी तौर पर, वो वॉइड बन जाता है उसी वक्त जिस वक्त अनइन्फोर्सेबल हो जाए। इसके अलावा एक और हमारे पास क्लासिफिकेशन मौजूद है जिसमें हम किसी शख्स से उसकी कंसेंट के बगैर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कंसेंट के बगैर कॉन्ट्रैक्ट करने से मुराद ये है कि उसकी फ्री कंसेंट मौजूद नहीं थी। लॉ कहता है कि कंसेंट उस वक्त फ्री मानी जाएगी जब वो फ्री हो कॉर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड। अगर ये 5 एलिमेंट्स, किसी 5 में से कोई एक भी एलिमेंट मौजूद हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं कहलाता है, उसे वॉइडेबल यानी काबिल अबताल मुआहिदा कहा जाता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि मैं अगर किसी से मार पीट कर कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर ले लेता हूँ तो कानून की नज़र में वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर मैं प्रूव कर सकता हूँ कि मुझसे ये मार पीट कर यानी अंडर कॉर्जन मुझसे ये साइन करवाया गया था, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं अवॉइड कर सकता हूँ। लेकिन लॉ ने अभी भी मुझे ज़बरदस्ती नहीं कहा है कि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करना है। मैं चाहूँ तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कबूल भी कर सकता हूँ बगैर किसी क्लेम के। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कहा जाता है जो काबिल अबताल है, चाहे तो इसे बातिल किया जाए, चाहे तो बातिल ना किया जाए। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी आ रही है दैट इज अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस से मुराद ये है कि वो प्रॉमिस जो कॉन्ट्रैक्ट के वक्त किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं किसी से कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि मैं आपकी कार परचेज करूँगा, तो ये मैंने एक प्रॉमिस किया है और उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे कार डिलीवर करेगा और मेरी तरफ से मैं उसे पेमेंट अदा करूँगा। तो दोनों तरफ से प्रॉमिसेस मौजूद हैं। तो अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस है हमारे पास एक सबसे पहली एग्जांपल आपको जो मैंने कार की दी थी कि एक शख्स है वो किसी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि आपकी वो कार परचेज करना चाहेगा। तो जिस वक्त ये कार परचेज की जाएगी, फ्यूचर में परचेज की जाएगी, तो फ्यूचर में एक परफॉर्मेंस, दोनों यानी सेलर और बायर दोनों की तरफ से अब तक कोई परफॉर्मेंस नहीं हुई है, सिर्फ प्रॉमिस हुआ है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। और अगर मैं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ जिसमें पार्शली जो है वो परफॉर्मेंस की जा चुकी हो, पार्शली ना की जाई हो, मिसाल के तौर पर मैं किसी से कुछ परचेज करता हूँ, एडवांस पेमेंट दे देता हूँ, या मैंने पेमेंट पूरी कर दी है, सामने से मुझे गुड्स डिलीवर नहीं हुए,
तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है पार्टली एग्जीक्यूटेड। और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट के उसी वक्त परफॉर्मेंस अदा की जाए दोनों तरफ से, उसे कहा जाता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, अगर इस तरफ आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बायर और सेलर, यानी बायर और सेलर एक एग्जाम्पल है, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी दोनों ने अपनी परफॉर्मेंस को अदा कर लिया है, तो उसे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। यानी अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बोथ द पार्टीज हैव परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रॉमिसेस। और एग्जीक्यूटरी वो होता है कि जिसमें कुछ पार्ट अभी परफॉर्म करना बाकी है, ठीक है। यानी OLX की एग्जांपल आप देख सकते हैं कि मैं OLX पर कोई गुड्स को पसंद करता हूँ और बाद में उसका मैं एग्रीमेंट करता हूँ कि मैं ये गुड्स खरीदना चाहता हूँ, तो ऐसी सूरत में ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, क्योंकि मैंने अब तक कोई पेमेंट अदा नहीं की और ना ही उन्होंने मुझे गुड्स डिलीवर किए हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है क्योंकि इसके सारे एसेंशियल्स मौजूद हैं। इस ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट, तमाम चीज़ें मौजूद। हमारे पास एक और क्लासिफिकेशन की बेस है, वो है अकॉर्डिंग टू पार्टीज। पार्टीज से मुराद ये है कि कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पार्टीज मौजूद हैं, यानी कितनी पार्टीज के लिए ये इन्फोर्सेबल है। मिसाल के तौर पर जो मैंने पहले एग्जांपल दी थी कार की, कि एक शख्स किसी दूसरे शख्स से कार परचेज करता है, तो इस केस में दोनों पर कोई ना कोई परफॉर्मेंस ड्यू जरूर है। यानी मिसाल के तौर पर जो परचेज कर रहा है कार, उस पर ये लायबिलिटी है कि वो रकम अदा करेगा, और जो बेच रहा है उस पर ये लायबिलिटी है कि वो कार डिलीवर करेगा, जो भी उनकी रेट है उस पर। तो इस केस में, इस एग्जाम्पल में दोनों पार्टीज बाउंड हैं अपनी परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें दोनों पार्टीज बाउंड नहीं होती। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टीज बाउंड हो उन्हें बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टीज बाउंड ना हो, यानी मिसाल के तौर पर मेरी एक वॉच है, वो खो जाती है, तो मैं एक अनाउंसमेंट करता हूं कि जो शख्स भी मेरी वॉच ढूंढ कर लाएगा, मैं उसे 5,000 रुपए इनाम के तौर पर अदा करूंगा। तो जो शख्स, मिसाल के तौर पर 10 लोग सामने मौजूद थे, तो कानूनी तौर पर वो पाबंद नहीं है कि वो वॉच ढूंढ कर लाएंगे। अगर वो वॉच ढूंढ कर नहीं लाते तो मैं उस पर कोई केस नहीं कर सकता। उस शख्स की मर्जी है, वो चाहे तो तलाश करे, चाहे तो तलाश ना करे। यानी लेकिन अगर कोई तलाश करके आ जाता है तो अब मैं कानूनी तौर पर बाउंड हूं कि इनाम की रकम अदा करूंगा। यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दो पार्टीज, एक मिसाल के तौर पर मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूं और जिसको अनाउंसमेंट की है किसी एक ही शख्स को अनाउंसमेंट की है, तो दोनों पार्टीज में एक पार्टी बाउंड है लेकिन दूसरी पार्टी बाउंड ना हो लीगली, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच अ प्रॉमिस ऑन वन साइड इज एक्सचेंज फॉर एन एक्ट। तो इसको हम एक क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अगर समराइज करें तो हमने सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन की बेसिस थी वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन थी, जिसमें हमने एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे और कॉसी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू इनफोर्सेबिलिटी में हमने सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके तमाम एसेंशियल्स पूरे हों, और वॉइड एग्रीमेंट पढ़ा था, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्सेबल ना हो। मिसाल के तौर पर किसी चाइल्ड से आपने एग्रीमेंट कर लिया या फिर आपने किसी को कत्ल करने का मुआहदा कर लिया, तो ऐसा जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ कत्ल नहीं है। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू में वैलिड था लेकिन बाद में किसी वाकये की वजह से वो वॉइड हो गया, अब इन्फोर्सेबल ना रहा। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अग्रीव पार्टी यानी सामने वाली पार्टी की मर्जी पर होता है, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रखे और चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करे। उसके बाद हमने अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस में सबसे पहला हमारा था एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा था एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट से मुराद ये है कि दोनों पार्टीज ने अपनी जो परफॉर्मेंस थी, जो लाइबिलिटीज थी, वो अदा कर दी हैं। और एग्जीक्यूटरी का मतलब होता है कुछ पार्ट अभी दोनों की तरफ से या किसी एक की तरफ से बाकी है। और लास्ट हमने डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू पार्टीज, एक होता है बायलैटरल और एक होता है यूनिलैटरल। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें एक तरफ से पार्टी बाउंड हो लेकिन दूसरी तरफ से ना हो, यानी प्रॉमिसर बाउंड हो, प्रॉमिसी बाउंड ना हो, या फिर प्रॉमिसी बाउंड हो, प्रॉमिसर बाउंड ना हो। और बायलैटरल जिसमें प्रॉमिसर और प्रॉमिसी दोनों बाउंड हो। तो इसी के साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।